आज की इस विस्तृत चर्चा में हम एक ऐसी क्षमता पर बात कर रहे हैं जिसे मतलब अगर आज के युग की सुपर पावर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक ऐसी सुपर पावर जो आज सबके पास नहीं है। हाँ, और हम बात कर रहे हैं बिना किसी रुकावट या ध्यान भटकाए अपनी पूरी मानसिक क्षमता के साथ काम करने की कला पर, जो कि आज के इस हमेशा कनेक्टेड रहने वाले युग में बहुत जरूरी है। एकदम सही। आज हमारा मिशन ही यही है कि हम समझें कि सूचनाओं के इस शोर में हम फोकस कैसे बढ़ा सकते हैं और सफलता कैसे पा सकते हैं। और सिर्फ सफलता ही नहीं बल्कि जीवन में एक सार्थकता भी। बिल्कुल। और अगर हम इतिहास देखें तो महान विचारकों ने हमेशा एकाग्रता को सबसे ऊपर रखा है। जैसे कार्ल जुंग का ही उदाहरण लेते हैं। हाँ, उन्होंने वो टावर बनवाया था ना स्विट्जरलैंड में। हाँ, 1920s के दशक में स्विट्जरलैंड के जंगल में पत्थरों का एक टावर, और वहां बिजली तक नहीं थी। उनका मकसद संन्यास लेना नहीं था, बल्कि सिगमंड फ्रॉयड के विचारों को चुनौती देने के लिए एक नई विचारधारा बनाना था। और इतने बड़े काम के लिए जो फोकस चाहिए वो शहर के शोर में तो नहीं मिल सकता। बिल्कुल नहीं। J.K. रावलिंग ने भी हैरी पॉटर लिखते समय खुद को सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर कर लिया था। और बिल गेट्स के थिंक वीक्स को कैसे भूल सकते हैं? साल में 2 बार एकांत में जाकर सिर्फ पढ़ना और सोचना। तो ये सब कोई संयोग नहीं है। बिल्कुल नहीं। और अगर हम आज की नई अर्थव्यवस्था को देखें तो MIT के अर्थशास्त्री एरिक ब्रिंजॉल्फसन और एंड्रयू मैकेफी ने इसे ग्रेट रीस्ट्रक्चरिंग कहा है। महान पुनर्गठन। हाँ, उनके हिसाब से इस तकनीक संचालित अर्थव्यवस्था में सिर्फ 3 तरह के लोग जीतते हैं। वो 3 समूह कौन से हैं? पहले, वो उच्च कौशल वाले लोग जो आज की जटिल मशीनों या AI के साथ काम कर सकते हैं। दूसरे, वो सुपरस्टार जो अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हैं। और तीसरे, पूंजीपति जिनके पास निवेश करने के लिए पैसा है। अब तीसरे समूह में आना तो सबके बस की बात नहीं है। सही कहा, लेकिन पहले 2 में आने के लिए 2 क्षमताएं बहुत जरूरी हैं। कौन सी 2? पहली, कठिन चीजों को जल्दी सीखना, और दूसरी, उच्च स्तर पर काम करना। और ये दोनों ही क्षमताएं गहरे फोकस पर निर्भर करती हैं। ये तो बहुत तार्किक है, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि जब कोई पूरी गहराई से काम करता है तो दिमाग के अंदर असल में क्या होता है? विज्ञान के नजरिए से देखें तो ये माइलिन नाम के एक न्यूरोलॉजिकल तत्व का खेल है। माइलिन? हाँ, जब हम बिना भटकाव के किसी कौशल का अभ्यास करते हैं तो दिमाग में न्यूरॉन्स के चारों ओर माइलिन की एक परत बनने लगती है। मतलब इसे ऐसे समझे कि जैसे बिजली के तारों पर प्लास्टिक की कोटिंग होती है। बिल्कुल वैसा ही, ताकि करंट लीक ना हो और तेज दौड़े। तो माइलिन की परत न्यूरॉन्स को तेज सिग्नल भेजने में मदद करती है। एकदम सही। लेकिन दिक्कत तब होती है जब काम करते समय ध्यान भटकता है। जैसे बीच में फोन देख लिया। हाँ, तब बहुत सारे न्यूरॉन्स एक साथ फायर होते हैं और वो जरूरी माइलिन परत बनी नहीं पाती। ये तो दिमाग का बहुत बड़ा नुकसान है। पर फिर भी लोग लगातार मल्टीटास्किंग क्यों करते हैं? इसका जवाब अटेंशन रेजिड्यू या ध्यान के अवशेष के सिद्धांत में है। सोफी लेरॉय ने इस पे काफी शोध किया है। ध्यान के अवशेष, थोड़ा समझाइए इसे। जब हम एक काम छोड़कर दूसरे काम पे जाते हैं, जैसे रिपोर्ट लिखते लिखते ईमेल देखना शुरू कर दिया, जो हम सब अक्सर करते हैं, तो हमारा पूरा ध्यान नए काम पर नहीं जाता। ध्यान का कुछ हिस्सा पिछले काम पर ही अटका रह जाता है। अच्छा। और इसी अवशेष के कारण जब हम वापस रिपोर्ट पर आते हैं तो हमारा प्रदर्शन गिर चुका होता है। तो हम जानबूझकर अपनी उत्पादकता कम कर रहे हैं। बिल्कुल, दिमाग थक जाता है। फिर तो एक सवाल उठता है कि कंपनियां ओपन ऑफिस प्लान और इंस्टेंट मैसेजिंग को इतना बढ़ावा क्यों देती हैं? क्योंकि यहाँ मैट्रिक ब्लैक होल नाम की समस्या आ जाती है। मैट्रिक ब्लैक होल? हाँ, औद्योगिक युग में नापना आसान था कि मजदूर ने कितने डिब्बे पैक किए, लेकिन आज ध्यान भटकने से कंपनी को कितने डॉलर का नुकसान हुआ ये नापना मुश्किल है। कोई स्पष्ट पैमाना नहीं है। और जब पैमाना नहीं होता तो लोग व्यस्त दिखने को ही उत्पादकता मान लेते हैं। मतलब दिन भर ईमेल भेजना या मीटिंग करना। हाँ, बिजीनेस एज अ प्रॉक्सी फॉर प्रोडक्टिविटी। व्यस्त दिखना ही सफलता का पैमाना बन गया है, जबकि असल में कोई मूल्यवान काम नहीं हो रहा। ये व्यस्त दिखने की आदत हमें थका रही है और हमारी खुशी भी छीन रही है। बिल्कुल। विज्ञान लेखिका विनीफ्रेड गैलेगर की कहानी बहुत कुछ सिखाती है। जब उन्हें कैंसर का पता चला था, हाँ, कोई भी टूट सकता था, पर उन्होंने बीमारी पर ध्यान देने के बजाय जीवन की अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित किया। और उनका निष्कर्ष था कि हमारा दिमाग उन्हीं चीजों से हमारी दुनिया बनाता है जिन पर हम ध्यान देते हैं। अगर हम ऑफिस की राजनीति या शोर पर ध्यान देंगे तो दुनिया तनावपूर्ण लगेगी, लेकिन सार्थक काम में ध्यान लगाएंगे तो जीवन संतोषजनक लगेगा। मिहाली सिक्सन मिहाली का फ्लो सिद्धांत भी यही कहता है। फ्लो की अवस्था? हाँ,
इंसान तब सबसे ज्यादा खुश होता है जब वो किसी अर्थपूर्ण काम में पूरी तरह डूब जाता है। तो गहरा काम सिर्फ सफलता नहीं, मानसिक शांति भी देता है। बिल्कुल। पर असल जिंदगी में इसे अपनाएं कैसे? डेविड डेवन की यूडेमोनिया मशीन का विचार बहुत दिलचस्प है। वो इमारत जो सिर्फ एकाग्रता के लिए डिजाइन की गई थी। हाँ, जिसमें लंबी गैलरी, फिर लाइब्रेरी और अंत में एक डीप वर्क चैम्बर होता है। पर सबके पास ऐसी मशीन या चेम्बर नहीं होता। वही तो, हम तो शोरगुल में काम करते हैं। यहीं पर इच्छा शक्ति की सीमाओं को समझना जरूरी है। रॉय बॉमिस्टर के शोध के अनुसार हमारी इच्छा शक्ति असीमित नहीं है। ये एक मांसपेशी की तरह है तो थक जाती है। हाँ, सिर्फ इरादों के बल पर फोकस नहीं हो सकता। दिनचर्या और अनुष्ठान जरूरी हैं। रूटीन बनाना पड़ेगा। और शायद इसीलिए काम करने के 4 अलग दर्शन बताए गए हैं। बिल्कुल। पहला है सन्यासी दर्शन, जिसमें उथले काम पूरी तरह छोड़ दिए जाते हैं, जैसे डोनाल्ड नुथ ने अपना ईमेल ही बंद कर दिया था। पर आम नौकरी पेशा इंसान ऐसा नहीं कर सकता। बॉसों निकाल ही देगा। इसीलिए दूसरा विकल्प है द्विआयामी दर्शन। कार्ल यूंग की तरह समय को 2 हिस्सों में बांटना। हाँ, कुछ दिन एकांत में गहरा काम और बाकी दिन सामान्य काम के लिए पूरी तरह उपलब्ध रहना। ये लेखकों के लिए अच्छा है, पर 9 से 5 की नौकरी वालों का क्या? उनके लिए तीसरा यानी लयबद्ध दर्शन सबसे बढ़िया है। रोजाना एक तय समय पर काम करना। हाँ, जैसे सुबह 5:30 बजे उठकर सबसे जरूरी काम निपटा लेना। इससे एक आदत बन जाती है। और इच्छा शक्ति भी खर्च नहीं होती। चौथा दर्शन क्या है? पत्रकारिता दर्शन, जो वॉल्टर आइजैक्सन इस्तेमाल करते हैं। जब भी खाली समय मिले तुरंत गहरे काम में उतर जाना। इस पर ये तो बहुत मुश्किल है। दिमाग बहुत प्रशिक्षित होना चाहिए इसके लिए। बिल्कुल। कभी-कभी दिमाग को झटका देने के लिए भव्य कदम भी उठाने पड़ते हैं। ग्रैंड जेस्चर्स। हाँ, जैसे जेके राउलिंग ने हैरी पॉटर की आखिरी किताब लिखने के लिए एक महंगा होटल बुक कर लिया था। जब हम बड़ा प्रयास या पैसा लगाते हैं तो दिमाग समझ जाता है कि काम महत्वपूर्ण है। एकाग्रता का स्तर बढ़ जाता है। लेकिन इन सब के लिए दिमाग को अंदर से प्रशिक्षित करना बहुत जरूरी है। और उसकी पहली सीढ़ी है बोरियत को अपनाना। न्यूयॉर्क के किनेसिस इसराइल प्रार्थनालय का उदाहरण बहुत सटीक है यहाँ। जहां लोग सुबह सुबह जटिल ग्रंथों पर बहस करते हैं। वो सिर्फ जानकारी नहीं ले रहे, बल्कि एकाग्रता की सीमाएं बढ़ा रहे हैं। हमारी समस्या ये है कि हल्की सी बोरियत होते ही हमारा हाथ स्मार्टफोन की तरफ चला जाता है। डोपामीन की आदत। हाँ, अगर दिमाग को इसकी आदत पड़ गई तो वो गहरे काम पर टिक नहीं पाएगा। बोरियत एकाग्रता की मांसपेशी को मजबूत करने वाला डंबल है। तो क्या इंटरनेट छोड़ दें? नहीं, इंटरनेट से ब्रेक लेने के बजाय फोकस से ब्रेक लेना चाहिए। मतलब इंटरनेट के इस्तेमाल का समय पहले से तय कर लें। हाँ, और बाकी समय कितनी भी बोरियत हो ऑफलाइन ही रहें। ये बहुत प्रैक्टिकल है। इसके अलावा रूजवेल्ट डैश भी एक कमाल की तकनीक है। थियोडोर रूजवेल्ट वाली कृत्रिम डेडलाइन। हाँ, जिस काम में 3 घंटे हकने चाहिए उसके लिए सिर्फ 1.5 घंटा देना और पूरी ताकत लगा देना। जब समय कम होता है तो ध्यान भटकने का विकल्प ही नहीं बचता। और दूसरी तकनीक है उत्पादक ध्यान, जिसे प्रोडक्टिव मेडिटेशन कहते हैं। अक्सर हम ध्यान का मतलब आंख बंद करना समझते हैं, पर इसमें शारीरिक रूप से सक्रिय रहना होता है। जैसे टहलते या नहाते समय किसी एक जटिल समस्या पर ध्यान लगाना। और ध्यान भटके तो वापस उसी समस्या पर लाना। जिम में वजन उठाने जैसा ही है ये। बिल्कुल। एकाग्रता की मांसपेशियां इससे बहुत मजबूत होती हैं। पर इन सब का फायदा तब तक नहीं मिलेगा जब तक हम उथले कामों को कम न करें, जो हमारी ऊर्जा चूस लेते हैं। सबसे बड़ा अपराधी तो सोशल मीडिया है। लोग सोचते हैं कि किसी नए ऐप से शायद कोई छोटा मोटा फायदा हो जाए। ये एनी बेनिफिट माइंडसेट सबसे बड़ी गलती है। इसकी जगह कारीगर का नजरिया अपनाना चाहिए। जैसे कारीगर सिर्फ वही औजार चुनता है जो उसके काम को बेहतर बनाए। हमें भी देखना चाहिए कि क्या सोशल मीडिया हमारे बड़े लक्ष्यों में मदद कर रहा है। अगर नहीं तो वो सिर्फ समय चुरा रहा है, उसे छोड़ देना चाहिए। और उथले काम को खत्म करने के लिए अपने दिन के हर 1 मिनट को शेड्यूल करना चाहिए। सुबह उठकर हर घंटे का खाका बना लें ताकि दिन ऑटो पायलट पर न चले। इसके साथ एक कॉलेज ग्रेजुएट टेस्ट भी कर सकते हैं। ये क्या होता है? खुद से पूछें कि क्या कोई नया कॉलेज ग्रेजुएट मेरा ये काम कर सकता है। अगर हाँ, तो वो एक उथला काम है। बिल्कुल। राधिका नागपाल का निश्चित अनुसूची उत्पादकता का सिद्धांत भी यही सिखाता है। उन्होंने तय किया था कि वो हफ्ते में सिर्फ 50 घंटे काम करेंगे। इस सख्त समय सीमा ने उन्हें व्यवस्थित कर दिया और फालतू कामों को ना कहना सिखा दिया। और उनकी शानदार रिसर्च छपी तो समय की सीमा उत्पादकता कम नहीं करती, बल्कि उसे निखारती है। सही बात है। अब इस चर्चा के अंत में एक बहुत ही अलग विचार पर आते हैं, जिसे हम आराम या बोरियत समझते हैं। वो दिमाग के लिए विटामिन की तरह है। टिम क्राइडर ने कहा था ना कि फुर्सत कोई विलासिता नहीं है,
ये मस्तिष्क के लिए विटामिन डी है। हाँ, ये बात बिल्कुल वैज्ञानिक लगती है। ज़िगार्निक तमाम इसी को समझाता है। वो क्या है? जो काम अधूरे रह जाते हैं वो हमारे अवचेतन मन में घूमते रहते हैं और हमारी मानसिक ऊर्जा सोखते हैं। मतलब हम कभी सही मायनों में आराम नहीं कर पाते। इसीलिए दिन के अंत में एक सख्त शटडाउन अनुष्ठान होना चाहिए। एक रूटीन जो दिमाग को बता दे कि आज का काम खत्म। अगले दिन के काम डायरी में लिखें और कहें शटडाउन कंप्लीट। अगली सुबह तक काम का कोई विचार नहीं। अच्छी फुर्सत ही अगले दिन के गहरे काम की नींव रखती है। एकदम सही। तो आज शाम जब आप अपना काम समेट रहे हो तो सोचिएगा कि क्या आपने अपने फोन को बंद किया है या आपका फोन आपको जीवन से स्विच ऑफ कर रहा है। बहुत ही गहरा सवाल है ये। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही किताबों व विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।